नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत के सेना प्रमुख ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पाकिस्तान नहीं, चीन हमारा बड़ा दुश्मन है। यह बात कुछ हद तक बिल्कुल सटीक भी लगती है। पिछले दिनों भारत ने अफगानिस्तान के आसपास के देशों को मिलाकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी अफगानिस्तान के वर्तमान हालातों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में न तो चीन आया और न ही पाकिस्तान। चीन सीमा पर भी तरह तरह की हरकतें करता रहता है। आखिर चीन को बड़ा दुश्मन हमारे सेना प्रमुख ने क्यों कहा और अफगानिस्तान में जो वर्तमान हालात हैं उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी से। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा काम किया है। जम्मू कश्मीर और देश के विभिन्न हिस्सों में वह तैनात रहे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काम किया है। मराठा इन्फेंट्री में ये सेवा दे चुके हैं और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। हम सीधे जुड़ते हैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी से। ब्रिगेडियर हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चूंकि हमारे सेना प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है कि बातें पाकिस्तान की भले बहुत ज्यादा होती हो, लेकिन पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। ऐसा सेना प्रमुख ने क्यों कहा? जी हेमंत जी। देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने की, ये बहुत ही कम है। अगर आप इतिहास की तरफ देखिए तो पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ काफी सारे वॉर्स लड़े हुए हैं। 1947 का वॉर, 1965 का वॉर, 71 का वॉर और उसके बाद लास्ट वाला जो था वो कारगिल का युद्ध हुआ था। और उसके बाद तकरीबन 72 के बाद उन्होंने दहशतवाद नाम का चीज भी हमारे देश में शुरू किया। तो इससे हमारे देश का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का अभी हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर या पारंपरिक युद्ध करने की क्षमता नहीं है। उसके लिए अलग अलग कारण है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हमारे साथ एक कन्वेंशनल वॉर करने की, जैसे 47 या 71 या 99 में हुआ था। अभी वो केवल दहशतवाद के ऊपर ही जोर लगा रहे हैं और दहशतवाद के अंदर भी अभी इनका हालात इतना खराब हो गया है कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में जो दहशतवादी कार्रवाइयां है वो केवल जम्मू कश्मीर के अंदर ही सीमित है। और जम्मू कश्मीर भी नहीं, जम्मू कश्मीर के समझ लीजिए कि 2-3 बड़े हिस्से हैं। लद्दाख, खैर अभी वो तो एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ है, वहां पे कुछ दहशतवाद नहीं है। जो नीचे वाला एरिया है उधमपुर, जम्मू, राजौरी, पुंछ का, वहां पे कोई दहशतवाद नहीं है। केवल जो कश्मीर वैली है वहां पे कुछ दहशतवादी घटनाएं होती है और माना जाता है कि 100-150 दहशतवादी वहां पे है। तो उनकी क्षमता दहशतवाद को पुनर्जीवित करने की बहुत कम है। यह अलग बात है कि वो अलग अलग जगह पे दहशतवाद फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। इसकी तुलना में अगर आप देखें चाइना की तरफ, तो चाइना हमारे साथ हर एक स्तर के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। कन्वेंशनल वॉर यानी कि शस्त्रों की लड़ाई, गलवान में क्या हुआ था इसके बारे में पता है। वो हमें सीमा के ऊपर किस प्रकार से इंक्लूजन करते हैं। अभी बाराहोटी में उन्होंने किया था उत्तराखंड में, वहां पे हमने उनको पिटाई की। उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आ गए थे, वहां पे हमने 200 चाइनीज को पकड़ के रखा था। तो ये तो बॉर्डर के ऊपर एक हो गया जिसको हम एक कन्वेंशनल वॉर के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन इसके सिवाय वो हमारे ऊपर आर्थिक युद्ध भी लड़ते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे जो स्मॉल स्केल सेक्टर और मिडिल स्केल सेक्टर है उसको उन्होंने पूरा मार दिया है। खैर उसमें अभी हम जीत थोड़ी सी पा रहे हैं। इस दिवाली में चाइना का लास्ट दिवाली में तकरीबन 55,000 करोड़ का जो कारोबार हुआ था, हमारे लोगों ने जो खरीदी की थी, अभी इस समय चाइना के ऊपर बॉयकॉट किया, इसलिए वो उस प्रकार का उनका सेल नहीं हुआ। तो हमने उन पर अच्छी तरह से एक प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन ये लड़ाई निरंतर चालू है। इसके सिवाय वो हमारी इकोनॉमी को सबवर्ट करने की कोशिश करते हैं।
वो चालू है। इसके सिवाय वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर या अपप्रचार युद्ध या दुष्प्रचार युद्ध करते हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, उसके साथ आपको लड़ना नहीं चाहिए। भारत ने चुपचाप से जो चाइना बोलता है, जो सीमा चाइना बोलता है उसके ऊपर साइन करना चाहिए, तो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। चाइना बोलता है कि आप वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो जाइए, उसमें हमने चुपचाप से शामिल होना चाहिए। यानी कि चाइना जो बोलेगी वो पूर्व दिशा है, और अगर हम चाइना की बातचीत मानते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे। उसके बाद उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये अपप्रचार युद्ध, दुष्प्रचार युद्ध ये चलता है। इसके सिवा भारत का बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को अभी पिछले हफ्ते में ही उन्होंने एक वॉरशिप दिया है। पाकिस्तान ये वॉरशिप कहां इस्तेमाल करेगा? ये भूटान के खिलाफ तो इस्तेमाल होना नहीं है, वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होना है। तो वो उनको मदद करता है, और पाकिस्तान को वो कितनी मदद करता है ये अपने आप में एक अलग ही विषय हो सकता है। इसके सिवाय चाइना जो है, हमारे देश के कुछ दुश्मन है। ईशान्य भारत के अंदर हमारे कुछ इंसर्जेंट्स है, थोड़े बहुत मणिपुर में है, नागालैंड मिजोरम में पहले गड़बड़ होती थी, अभी वहां पे उतनी नहीं हो रही है। इंसर्जेंसी की तो वैसे देखी जाए नॉर्थ ईस्ट में अभी बैक टूटी हुई है, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश चाइना फिर से कर रहा है, और म्यांमार के जंगलों में उनको वो मदद करता है। इसके सिवाय जो हमारे नक्सलवादी या माओवादी है जो सेंट्रल इंडिया में है, इनका नाम क्या है? उन्होंने जो खुद को नाम दिया है वो है CPIM, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। अगर वो इंडिया वाले होते तो उन्होंने कोई अपना खुद का नाम रख लेना था कि आदिवासी सेवक संघ या जो भी कुछ नाम देना है, लेकिन ये नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है। तो ये छुपा युद्ध चाइना इनको मदद करके हमें कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर डेवलपमेंट हो जाए। इसके सिवाय जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कि एक पिछले हफ्ते ही उन्होंने भूटान के साथ एक करार कर लिया। उसे 3 स्टेप का करार बोला जाता है, जिसमें भूटान और चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब सीधा और साफ है, चाइना जो बोलेगा वो बॉर्डर भूटान को मान्य करना पड़ेगा। खास तो जो डोकलाम का एरिया है, जहां पे 2-3 साल पहले एक स्टैंड ऑफ हुआ था, वो चाइना चाहता है कि भूटान चुपचाप से उनको दिया जाए। उसके बदले में चाइना उन्हें किसी और एरिया में थोड़ा सा एरिया दे सकता है, जो कि एक भारत के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि डोकलाम जो हमारा जो चिकन स्नेक है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो भारत को ईशान्य भारत के साथ जोड़ता है, ये इसके ऊपर है। तो अगर चाइना वहां पे आ जाता है तो हमारी ईशान्य भारत की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो भूटान को वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, नेपाल को वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में बोलना तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन श्रीलंका के अंदर उनका जो पोर्ट है, हम्बनतोटा पोर्ट, वो उन्होंने ले लिया है। वहां से हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार के अंदर जो वहां की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, उनके तरफ से उन्होंने सितवे नाम का एक पोर्ट ले लिया है, तो वो एक वहां पे हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है। इसके सिवाय साइबर अटैक्स, यानी कि ये माना जाता है कि लाखों साइबर अटैक हमारी जो डोमेन से अलग अलग उसके ऊपर होते हैं। अगर आपने जो हमारे नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इंचार्ज है लेफ्टिनेंट जनरल पंत, इनका एक कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने चाइना की तरफ से जो साइबर अटैक होते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। वो एक अपना अलग ही विषय हो जाएगा, क्योंकि साइबर अटैक में अगर हमारी रिजर्व बैंक के सिस्टम के ऊपर आप अटैक कर दे, वो सिस्टम बंद पड़ जाए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो हमारा कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज डिजिटाइज, एवरीथिंग इज लिंक्ड अप, तो अटैक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके सिवाय वो घातपात का हमारे ऊपर हमले करते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम बोले सैबोटाज। 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। कुछ महीने पहले की बात है, मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है इसके ऊपर अटैक हुआ था, और मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी 12 घंटे बंद पड़ गई थी। मुंबई तो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल को अगर आप बंद पड़ेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है देश का, आप उसकी एक ये एस्टिमेट लगाइए। तो वो अटैक करता है। इसके सिवाय वो हमारे ही कानून का इस्तेमाल करते हुए हमारे ही कारखाने को बंद करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
चेन्नई में एक वेदांत नाम का एक बड़ा ग्रुप है, उनका कॉपर का कारखाना था। और तो वहां पे उन्होंने, चाइना ने किया क्या, वहां के लोकल जो एनजीओज है उनको पैसा दिया और उनको बोला कि बोलिए कि इस कॉपर कारखाने से आपका जो आजू बाजू का एरिया है वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए हाईकोर्ट में जाइए और उसको बंद करिए। और आपको सुन के अचरज होगा कि यह कारखाना बंद पड़ गया। अभी कॉपर जो है ये एक देश के लिए जरूरी चीज है। क्या दुनिया में कॉपर के कारखाने नहीं है? अगर कोई पोल्यूशन हो रहा है तो उसे रोकने के लिए तरीके नहीं है क्या? लेकिन नहीं, एक हमारे जुडिशरी ने वहां पे अपना पता नहीं क्यों टांग डाली, उसको, वो कारखाने को बंद कर दिया। और कारखाना जब ये कॉपर का बंद हो गया, आपको सुन के ये अचरज लगेगा कि फिर उसके बाद हमने कॉपर को आयात करना शुरू किया। और वो कहां से आ रहा है? वो चीन से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। हमने एक, ये मतलब अभी मैं ऐसे एग्जांपल बहुत देना चाहूंगा, लेकिन चाइना जो इस प्रकार का जो लड़ाई भारत के ऊपर लड़ रहा है वो मल्टी डोमेन है, अलग अलग स्तरों के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, वहां पे हमें वो ये देता है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़ा देश है, वहां पे आने नहीं देता। जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है वहां पे हमें वो एंट्री करने नहीं देता। यूनाइटेड नेशंस का जो WHO है, उन्होंने वहां पे क्या उल्टा काम किया है कि WHO ने, ये जो चाइनीज वायरस शुरू हो गया तो WHO बोलता है ये चाइनीज वायरस नहीं, शायद इंडिया में शुरू हो गया था। इस प्रकार की वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे। तो ये जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है, इसे हाइब्रिड वॉर भी बोला जाता है। हर एक क्षेत्र में चाइना हमारे खिलाफ युद्ध की कार्रवाई करता है। कारण यह है कि वो चाहते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति रोकी जाए। अभी एक एग्जांपल देता हूं कि आजकल कोल का शॉर्टेज थोड़ा बहुत हो गया था अलग अलग कारणों से, तो हम कोल माइनिंग ओपन करना चाहते थे गढ़चिरौली जिले में, जो नक्सलग्रस्त इलाका है। तो वहां पे ये नक्सलवादियों ने बोला कि नहीं खोलने देंगे। अरे बिना कोल के आज हमारे 70% पावर जो है वो कोल फायर्ड है। तो अगर कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पावर कहां से मिलेगी आपको? कि बिना पावर का क्या आप रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए जनरल रावत इन्होंने जो बोला था ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अलग अलग चीजें वो ढूंढते रहते हैं और हमें ये तंग करते रहते हैं। मैं अगर इसके ऊपर चाइना के ऊपर बात करना चाहेंगे तो ये अपने आप में एक अलग ही विषय होगा। तो जनरल रावत ने जो बोला था ये बहुत सही बात है, जिसमें एक ही मैं मुद्दा ऐड करना चाहूंगा, ना तो मेरी बातचीत बहुत लंबी होगी और ये मोनोलॉग होगा। एक है, चाइना डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमारा डेटा की उसको चोरना या उसको थेफ्ट करना। आपको पता है कि हमने 350-400 जो चाइनीज एप्स थे उसे बैन किया था, चाइनीज हार्डवेयर को हमने बैन किया है, चाइनीज मल्टीमीडिया को हमने बैन किया हुआ है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल, क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए जनरल रावत का ये विधान कि वो हमारे नंबर 1 शत्रु है, ये बिल्कुल ही सही है। आशुतोष जी। हेमंत जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि चूंकि बात चाइना की हो गई और आपने ये बता भी दिया कि हमारा वो दुश्मन नंबर 1 और बड़ा दुश्मन क्यों है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अफगानिस्तान की स्थितियों को लेकर अफगानिस्तान के आसपास के देशों की कॉन्फ्रेंस की। इसमें भी चीन नहीं आया, पाकिस्तान भी नहीं आया। इसके क्या मायने हैं? देखिए, पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के बारे में हमारे देश के अंदर, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स 8 देशों के इसमें आए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई थी और हमारा इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान में क्या हुआ है ये सबके सामने आया हुआ है। लेकिन देखिए इसमें आया कौन था? इसमें आया था रशिया, कि जो एक हमारा मित्र देश है। इसमें आए थे CAR यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यानी कि अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देखेंगे तो आपको देखेंगे कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे 5 देश है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वगैरह वगैरह। तो ये देश तंग है, अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे वो आए थे।
इसके सिवाय एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि ईरान आया था, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में आने के बाद अफगानिस्तान की 99% पॉपुलेशन तो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सुन्नी और शिया। तो ये जो शिया है अफगानिस्तान में जिन्हें हजारा बोला जाता है, हजारा के ऊपर हमले हो रहे हैं तालिबान के वगैरह, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान चाहता है, क्योंकि ईरान एक शिया का सबसे बड़ा देश है। ये तो देश आए थे, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान आना तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी यहाँ पे आने की, क्योंकि वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान उनका एक मतलब वो सबसे बड़े घटक होने चाहिए अफगानिस्तान के अंदर, और पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करना है तो पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और जब तक सवाल चाइना का है, चाइना भी जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है सुपर पावर यूएसए वहां से जाने का, तो उसकी जगह चाइना लेना चाहता है और वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनना चाहते हैं। लेकिन उसमें वो एक बुरी तरह से फंस रहे हैं। वो किस प्रकार से फंस रहे हैं हम ये बात अलग करेंगे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहता कि भारत इस विषय के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बने, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। भारत ने वहां पे $3 बिलियन का खर्चा करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की हुई है, जो अफगानिस्तान के लोग बहुत चाहते हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया, तो उल्टे काम किए, दहशतवादी गठों को अलग अलग किया। चाइना क्या करता है, जो वहां की जो नैसर्गिक संपत्ति है उसको उसकी चोरी करना चाहता है। तो इसीलिए अफगानिस्तान में भारत का स्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और आज की अगर आपने न्यूज सुनी होगी, तो अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि जो गेहूं या व्हीट जो मदद के लिए भारत देना चाहता है, पाकिस्तान शायद अभी राजी हो गया है इस व्हीट को अफगानिस्तान में पहुंचाने के लिए। तो पाकिस्तान को भी समझ में आता है कि भाई भारत जिस प्रकार से मदद करता है इतना कोई नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान और चाइना इसमें यहाँ पे भारत की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए वो वहां पे नहीं आए। और ये नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तालिबान जो है वो बेसिकली पश्तून या पठान या पख्तूनी लोग हैं, तालिबान के 90% लोग। लेकिन आज अगर आप अफगानिस्तान की पॉपुलेशन देखेंगे, तो अफगानिस्तान की 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से केवल 45% लोग ये पश्तून या पठान है, यानी कि 55% ये नॉन पठान है, जिसके अंदर कजाकी है, जिसके अंदर तुर्कमेनिस्तान के है, जिसमें हजाराज है, जिसमें और है। तो यानी कि 55% ऑफ अफगानिस्तान जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ था, तालिबान के लीडरशिप भी यहाँ पे आई थी। तो आज अभी तालिबान वर्सेस जो नॉर्दर्न अलायंस का नाम पहले पुकारा जाता था, इस प्रकार की एक कुछ डिवीजन हो रही है। तो ये एक अलायंस शेप ले रही है, जो अभी लड़ाई नहीं करना चाहती, वो इतना ही करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के अंदर जो और इधर माइनॉरिटीज है उनको भी वहां पे स्थान मिलना चाहिए। यही इस कॉन्फ्रेंस का मतलब था, जो कि काफी अच्छी तरह से हासिल हो गया। लेकिन निकलेगा क्या, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का एक ग्रेवयार्ड या स्मशान भूमि माना जाता है। जो भी अफगानिस्तान में जाता है वो अपने हाथ जल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जरूर है, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान में क्या है ये एक बार फिर से सामने आई है। आशुतोष जी। हेमंत जी, चूंकि बात अफगानिस्तान की हो रही है, तो आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि वर्तमान हालात अफगानिस्तान में क्या हैं और उनसे भारत या फिर पाकिस्तान या फिर चीन, इन तीनों पे क्या असर पड़ रहा है, या इन तीनों चीन और पाकिस्तान पे जो असर पड़ रहा है उससे भारत पे क्या असर पड़ रहा है, मैं चाहूंगा इसे भी आप थोड़ा शॉर्ट में बताएं। जी हेमंत जी। ओके, आज अफगानिस्तान का क्या हालात है। अफगानिस्तान में आपको पता है कि 15 अगस्त को तालिबान की सत्ता वहां पे आ गई और अमेरिका वहां से चला गया। लेकिन ये जो युद्ध हुआ, 3.5 लाख तकरीबन सेना थी अफगानिस्तान की, उन्होंने बिना लड़ाई करते हुए हथियार छोड़ दिए। मतलब ये पहला हिस्सा हो, पहला एक ओकेजन होगा
कि 3.5 लाख की सेना उसने गोली फायर की नहीं, वो भाग गए। अमेरिका भी वहां से भाग गई। तो ये लगा पाकिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान को ये उनकी बहुत बड़ी विजय है, जो कि कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि एक सुपर पावर को आपने भगा दिया बिना लड़ाई किए हुए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी आज अफगानिस्तान का स्टेट ये है कि लड़ाई लड़ना, दहशतवाद करना एक बात अलग हो गई, लेकिन अफगानिस्तान का जो गवर्नेंस है, जो राष्ट्र कारभार चलाना है, इसमें चलाने की क्षमता नहीं है तालिबान को, क्योंकि एक तो पहले गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं हुआ है, दूसरा ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, और सबसे बड़ी उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास चलाने के लिए पैसा नहीं है। अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी दो प्रकार की, एक तो है फॉर्मल इकोनॉमी, जब जो काम कर रही थी जब यूएसए वहां पे था, वो तकरीबन 10-12 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, और जो है इनफॉर्मल यानी कि ब्लैक मनी बोलिए, वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स के आसपास की है। तो फॉर्मल इकोनॉमी अभी पूरी बंद हो गई है, इनका ना इंपोर्ट है ना इनका एक्सपोर्ट है, ना वहां पे इंडस्ट्री है ना वहां पे एग्रीकल्चर है। तो ये गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? अगर आपने एक कॉर्पोरेशन भी चलाना है, एक सिटी को भी चलाना है, तो उसमें कितना खर्चा लगता है आपको पता है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट चलाने के लिए, सेना चलाने के लिए अफगानिस्तान के पास बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि वहां पे हिंसाचार बढ़ रहा है। यानी कि वहां पे ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की हालात शुरू हो गई है। तालिबान के खिलाफ आईसिस खुरान सर ये हमले कर रहा है। कल फ्राइडे था, फ्राइडे को इनकी बहुत बड़ी प्रेयर होती है, एक ब्लास्ट हो गया, कुछ लोग वहां पे मर गए, और आईसिस के जो हमले हैं ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। इतना ही नहीं, तो इसलिए कि तालिबान जीत गया तो दुनिया के जितने बड़े दहशतवादी गठ है, अलकायदा है वगैरह, ये अभी वहां पे अफगानिस्तान में आके अपना बेस तैयार करना चाहते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भूमि दुनिया के पूरे जो दहशतवादी है उनका एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। तो जो कल की कॉन्फ्रेंस हो गई थी, इस पे यही मुद्दा सामने आया कि ये नहीं होना चाहिए। तो वहां पे ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर हो गया है, तालिबान एक बाजू और बाकी दहशतवादी गठ दूसरे बाजू, जिसमें आईसिस के ये बहुत बड़ा है। वहां पे हिंसाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी मीडिया ने इसकी कवरेज अच्छी की हुई है। वहां के जो सामान्य लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तालिबान जिन्होंने अमेरिका को मदद की थी उनको मार रहा है। स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसे मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया है। एक बहुत ही दर्द भरी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, अगर शायद आपने वो देखी होगी, कि एक 9 साल के बच्ची को उसके पेरेंट्स ने बेच दिया एक 60 साल के बूढ़े को। देख के कितना बुरा लगता है। तो ये चीजें मीडिया में बहुत अच्छी तरह से कवर हो गई है। तो उनकी इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है, वहां पे कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, वहां पे पैसा नहीं है। तो इसलिए जो उनका जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, या जिसे हम ड्रग इकोनॉमी बोल सकते हैं, इसे वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज अगर हम बाकी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, भारत के अंदर ही पिछले 2-3 महीने के अंदर 7-8 हजार करोड़ के ड्रग्स को हमने कॉन्फिस्टिकेट किया है। आपको पता है कि अडानी पोर्ट में एक हुआ था, आज कल ही एक 350-400 करोड़ का ड्रग पकड़े गए थे वगैरह वगैरह। और जो पकड़े हुए ड्रग्स होते हैं, हमेशा ये माना जाता है जो पकड़े नहीं गए हैं शायद उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो ये नार्को टेररिज्म या ड्रग टेररिज्म जो है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जो हमारे लिए एक बड़ा धोखा है। और इसलिए कि तालिबान को जीतने में पाकिस्तान ने मदद की हुई है, तो पाकिस्तान अभी तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि उनके जो कड़वे दहशतवादी है उसे जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और वहां पे दहशतवाद को एक बार पुनर्जीवित किया जाए। और कुछ हद तक आप देख रहे हैं, सीमा के ऊपर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में आर्मी ने 7-8 दहशतवादियों को मारा था, पूंछ में भी एक ऑपरेशन चल रहा है। हर 2 दिन के बाद एक खबर आ जाती है कि कश्मीर में 2 दहशतवादी मारे गए। आज ही सुबह एक पेपर में आप ब्रेकिंग न्यूज देखिए, 2 दहशतवादी मारे गए हैं। तो तालिबान का इस्तेमाल करते हुए, अफगानी दहशतवादियों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में एक बार दहशतवाद को फिर पुनर्जीवित कर रहा है। और नार्को टेररिज्म तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, पंजाब में हो, बॉर्डर एरिया में हो,
बड़े सिटीज में हो। अभी ये आदिल खान का कार्रवाई चल रही थी, लोगों को तब उसमें समझ में नहीं आ रहा था आदिल खान या कोई सेलिब्रिटी ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आज हमारे हायर मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग ड्रग्स के कंट्रोल में चले गए हैं और वो बोलते हैं कि ड्रग खाना थोड़ा बहुत तो आपने एक्सेप्ट ही करना चाहिए, हमारे ड्रग्स के लॉज है बहुत ही वो कड़वे हैं वगैरह वगैरह। तो यानी कि ड्रग खाने के बाद उनके दिमाग के ऊपर असर हो गया है। और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी एडिटोरियल लिखे हुए कि थोड़े बहुत तो ड्रग खाने के लिए अलाउड करना चाहिए। तो ये कौन सा मतलब ये सब लोग ड्रग खा रहे होंगे, उनके सर के ऊपर असर हो गया कि ये ड्रग तो अलाउड होना चाहिए, वो अलाउड होना चाहिए, अमेरिका में ये होता है, वहां पे ये होता है। इस प्रकार के एडवाइसेस मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, उड़ता पंजाब ये सिनेमा आपने देखा था, अभी उड़ता भारत चल रहा है। ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और ये सभी ड्रग्स जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ना चाहिए। तो ये अफगानिस्तान की हालात अनसेटल्ड है, तो इसे हमें एक बहुत बड़ा खतरा है। आशुतोष जी। हेमंत जी, अंतिम सवाल आपसे करता हूं, क्योंकि तालिबान का राज कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में हुआ और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई जो ड्रग्स की है उसको आपने बता ही दिया है। मैं चाहूंगा कि आतंकवाद किस तरह से बढ़ रहा है तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद भारत में, यह भी जरूर बताएं। जी हेमंत जी। देखिए, पाकिस्तान भारत में दहशतवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है 1972 के बाद, जिसे ऑपरेशन टोपेज या ऑपरेशन काराकोरम बोला था। खालिस्तानी दहशतवाद था, कश्मीर का दहशतवाद था, बाकी भारत के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। ये एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। लेकिन आप देखेंगे तो अगर हम दहशतवाद का इतिहास भारत का देखते हैं तो एक समय था कि जम्मू कश्मीर जहां पे ये बहुत सबसे बड़ा ज्यादा दहशतवाद वहां पे था, तो वहां पे 40-50% जो दहशतवादी थे ये फॉरेन वाले थे, यानी कि कश्मीर के बाहर से आते थे, जिसमें पाकिस्तानी थे, जिसमें अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान के जो दहशतवादी थे ये हमेशा इन्हें कड़वा दहशतवादी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और अफगानिस्तान ये एक ऐसा एरिया रहा हुआ है जिसे, जैसे मैंने पहले बोला था कि इट हैज बीन ए ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन जो उस समय की ओनली सुपर पावर थी, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करने का कोशिश किया। 4 लड़ाइयां वहां पे लड़ी गई, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को नेवर विन दैट वॉर, उनका वहां पे पराभव हो गया। 80s और 90s के बीच में सोवियत यूनियन ने यही काम किया, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने का। 12-13 हजार सोवियत यूनियन के सैनिक मारे गए एंड सोवियत यूनियन वाज नो पुशओवर। वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर है, उनका नेतृत्व वॉर एक्सपीरियंस्ड है, उनके सोल्जर्स वॉर एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो हार गए वहां पे। और अभी जो ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यूएसए भाग गई वहां से और वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी जिस प्रकार से मीडिया में चितू हो गई है, आपने देखा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शस्त्र वहां पे छोड़ के वो भाग गए क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे थे। तो यही तालिबानियों को पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हमारे देश में भेजने की। लेकिन ये याद रखना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। शायद ये जो अभी मैं जो बातचीत बोल रहा हूँ ये इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आपको मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि 47 की लड़ाई कैसे शुरू हो गई। तो ये ट्राइबल्स कश्मीर में आ गए। ट्राइबल्स का मतलब कौन? पठान्स या पख्तून। इन्हें पाकिस्तानी आर्मी के पहले भेजा था। 15-20 हजार इनकी संख्या थी। आर्मी, इंडियन आर्मी ने उनकी कमर तोड़ दी और 47 की वॉर हम जीत गए। 1965 के वॉर में एग्जैक्टली यही हुआ था। 65 वॉर के पहले 3 महीने पहले एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर, जहां पे 10-15 हजार इन पख्तूनीस को, पठान को भारत में लाने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, लेकिन 3 महीने के अंदर का सफाया हमने कर दिया था। अब यही इनको ये पाकिस्तान एक बार फिर भेजना चाहता है। ये कड़वे है, वेल ट्रेन्ड है, ब्रेव है, हार्डी है, माउंटेन्स को बहुत अच्छा जानते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। लेकिन बहुत साल से ये भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अभी ज्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन इनको भारतीय सेना बहुत सालों से उनके साथ मुकाबला कर रही है और उनको मार रही है। लेकिन इसकी कीमत आपको भारतीय सेना का खून देके देनी पड़ती है। अभी एक एग्जाम्पल दीजिए, जो पुंछ में जो एनकाउंटर हुआ चल रहा है,
वहां पे अभी तक हमने हमारे 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 6-7 जवान को गंवाया है। इसके सिवा एक हमारे लेफ्टिनेंट साहब की अभी मृत्यु हो गई है। हम उनको मार तो देंगे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत इंडियन आर्मी को अपना खून बहा के करनी पड़ती है। तो तालिबान का ये जो दहशतवाद में हिस्सा होगा वो आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। उसके लिए आर्मी तैयार है। 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि एलओसी के ऊपर उनको अंदर आने ही न दो, जो 95% लोगों को वहीं पर रोक लेते हैं, और दूसरा है काउंटर टेररिस्ट की जो अंदर आते हैं उनको मारना। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन ये लड़ाई अभी काफी देर तक चलने वाली है। तो दहशतवाद का खतरा तालिबान में सत्ता आने के बाद ये मंडरा रहा है, और बहुत सारे वेपन्स अमेरिका वहां पे छोड़ गया है, और खास तो जो स्मॉल आर्म्स है यानी कि AK-47 राइफल वगैरह की जो तालिबान इस्तेमाल करता है, तो ये हमारे लिए खतरा है। उसके साथ निपटने के लिए हम तैयार तो है, लेकिन खून बहुत बढ़ना पड़ेगा। आगे आने वाले जो दिन है ये काफी कठिन होंगे। आशुतोष जी। निश्चित रूप से हेमंत जी, कहीं ना कहीं भारतीय सेना पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, तैयार है, और तालिबान की हर नाकाम कोशिश, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलके हो या चाहे जैसे अकेले दम पे करे वो, हम उसका जवाब देंगे और उनके आतंकवादियों को मार गिराएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने विभिन्न विषयों पे हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया, काफी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।